हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी स्टूडेंट्स और जो जॉब में जाने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा दैट इज़ है अगेन यूटिलिटी इंजीनियर। अभी पहले के कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि यूटिलिटी इंजीनियर कैसे बने, क्या करना रहेगा, आपकी जॉब क्या रहेगी, आपका जॉब रोल क्या रहेगा, वो सभी से रिगार्डिंग उसमें डिस्कशन हुआ था। आज मैं मोस्टली ये उन लोगों के लिए रहेगा जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, इधर साइंस के, और जो जॉब में जाने वाले हैं या जो जॉब में है इनिशियल लेवल पर, उनके लिए स्पेसिफिकली ये हेल्प करेगा। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूटिलिटी इंजीनियर बनने के लिए आपको बैकग्राउंड में कौन से सब्जेक्ट्स का होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। दैट विल हेल्प यू लॉट। मतलब अगर आपको उसका बेसिक्स अच्छा रहेगा तो यू विल गेट लॉट ऑफ थियरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर योर असाइनमेंट, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग है, साइंस में है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके लिए अभी हेल्पफुल है। और जो जॉब में स्टार्टिंग के रोल में जाने वाले हैं, इधर जो इनिशियल लेवल पर हैं जॉब में, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। सीनियर्स के लिए भी हेल्प करेगा। बाकायदा आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रखना रहेगा। तो मैं करिकुलम पे जा रहा हूँ कि जैसे यूटिलिटी इंजीनियर बनना है तो आपके कौन कौन से प्रिंसिपल, इधर कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज, इधर कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना जरूरी है। चलो स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा, अगर ऑन एन एवरेज भी आपका ग्रिप रहेगा तो यू कैन डू गुड इन यूटिलिटी। तो हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है यूटिलिटी इंजीनियर के लिए दैट इज़ अ थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग कई बार ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में कहीं कहीं थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कभी कभी थर्मल इंजीनियरिंग के नाम पे भी होता है, और कुछ सब्जेक्ट्स पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम पे, बट पावर प्लांट इंजीनियरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट और उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही आपको कैप्चर करके लेना है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। एकदम बेसिक वर्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इंट्रोपी क्या होती है वो आपको पता रहना चाहिए, इंथैल्पी क्या होती है वो पता रहनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो होते हैं, बेसिक कुछ लॉज वो पता रहने चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या होते हैं, पास्कल्स लॉ क्या होती हैं, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब थर्मल में अगर हम और आगे जाते हैं तो जैसे आपके बॉयलर्स रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, कूलिंग टावर रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, एयर कंप्रेसर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, चिलिंग यूनिट रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, जिनको हम लोग अदर टर्म्स में अगर बोलने जाए तो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। इन जो चैप्टर्स हैं आपको इन चैप्टर्स के एनालिसिस और उनको काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ के रखना होगा, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और वो इस तरीके के हेल्पफुल होंगे कि जब आप जॉब में होंगे, जब आप यूटिलिटी की जॉब करेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंजेस दिखते हैं, या अगर चैलेंजेस नहीं भी दिखते हैं तो सिस्टम तो चल जाते हैं, बट उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, इफ़िशियंसी इम्प्रूवमेंट करना है, या उसका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है, या उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कई बार यूटिलिटी में, जो अगर आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। आइदर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी और पे। तो बेटर वे कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द यूटिलिटी इंजीनियर जॉब, तो ये जो मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया थर्मल, और उसमें जिन जिन चैप्टरों की मैंने बात की, आप इनको अच्छे से पढ़ो, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और इनको आप मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश करो कि इनके प्रिंसिपल और इनकी रिक्वायरमेंट और इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गई थर्मल की बात हो गई। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है दैट इज़ अ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग कॉमन ही है, बस कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, कहीं कहीं पर फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, तो यह फ्लूइड इंजीनियरिंग होती है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखने जाओ तो आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद आपका विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी कितने टाइप्स की होती है, लिक्विड की विस्कोसिटी कौन कौन सी होती है, और विस्कोसिटी के कितने टाइप्स, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में दैट इज़ अ फ्लो थ्रू पाइप्स।
अभी फ्लो थ्रू पाइप्स एक ऐसा सब चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इस पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ पे बर्नौलिस के जो इक्वेशंस होते हैं, फिर प्रंडल्ट के इक्वेशन है, ड्यूट इक्वेशंस हैं, तो ये सभी इक्वेशन चलो मैं 10-12 साल पहले जो पढ़ा है तो वो सभी चीज़ें मुझे याद है और मैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना वो मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आज तक मुझे यूज़ में होते आए हैं और इनके हिसाब से मैंने काफ़ी हद तक कई जगह पर इंडस्ट्रीज़ में या उन सेक्टरों में मैंने यूटिलिटी पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, उनकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट की है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई हुई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मैंने उसके देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो ये चैप्टर्स हैं, ये आप इन पे फोकस रखिए। फ्लो थ्रू पाइप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो छोटे मोटे वर्ड मैंने यूज़ किए जैसे विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, मास डेंसिटीज़ हैं, उसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हो गया, उसके बर्नौलिस के इक्वेशन हो गए, ड्यूट इक्वेशन हो गए, प्रंडल्ट के इक्वेशंस हो गए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको ये सब चीज़ों पे ग्रिपिंग करना रहेगा वहाँ पर। ठीक है, फ्रिक्शंस वगैरह कैसे होते हैं, फिर प्रेशर थ्योरी क्या होती है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होती हैं, उसका लेमिनार नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर का भी काफ़ी यूज़ होता है यूटिलिटी में है, तो ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है रेनॉल्ड नंबर का। और ये जो लेमिनार फ्लो होते हैं, ट्रांजिएंट फ्लो होती है, टर्बुलेंट फ्लो होती हैं, तो ये सब जो टाइप्स ऑफ फ्लोज वगैरह हैं सब फ्लूइड्स के, इनके बारे में आपकी जानकारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे सब्जेक्ट की बात हो गई। ठीक है, थर्मल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, इधर फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गई। तीसरा है फ्लूइड पावर। फ्लूइड पावर जो रहेगा इसमें आप मोस्टली देखेंगे तो न्यूमेटिक्स आइटम्स का आपको यूजेस कैसे करना है, उनका फंक्शन कैसे होता है, उनके जो डायग्राम्स बनते हैं फ्लूइड पावर के वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि न्यूमेटिक कंट्रोल कैसे काम करते हैं, कौन से न्यूमेटिक सिंबल को देख करके हम न्यूमेटिक फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपके नॉलेज में धीरे धीरे आ जाएगा। तो फ्लूइड पावर जो सब्जेक्ट है आप उसकी भी स्टडी कीजिए आप अपने इंजीनियरिंग में, और वहाँ से आपको काफ़ी बेसिक चीज़ों पढ़ो, क्योंकि फ्लूइड पावर में क्या क्या एसेसरीज हैं, उन एसेसरीज की ड्राइंग कैसे बनती है, न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, न्यूमेटिक पावर क्या होता है, ये सब जानकारी आप फ्लूइड पावर सब्जेक्ट को पढ़ करके आप वहाँ से ग्रिपिंग लीजिए, ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, थर्मल के बाद सेकंड अगर देखने जाए तो ग्रिप इसी का रहता है यूटिलिटी में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में मोस्टली आपको हर एक चीज़ के थ्रू जाना होगा, उसमें मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं बताऊंगा कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहला है ह्यूमिडिटी। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रिलेशन कैसे है, और कितने टाइप्स की ह्यूमिडिटीज़ होती हैं, तो इंडस्ट्री में आपको ये बहुत काम आएगी। उनके फार्मूलेज आप याद रखिए कि कौन से ह्यूमिडिटी का फार्मूला क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फार्मूला क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फार्मूला क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला क्या है। इसके बाद आपका साइक्रोमेट्री चार्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको बहुत काम देगा यूटिलिटी इंजीनियर के तौर पे। तो साइक्रोमेट्री जो चार्ट होती है ना, आपने देखा होगा पीएच और टीएस डायग्राम के हिसाब से जो साइक्रोमेट्री चार्ट होती है वो आपको देखने आना चाहिए, जिसमें सॉरी पीएच और टीएस चार्ट अलग हो गया, वो इंथैल्पी इंट्रोपी से हो गया। साइक्रोमेट्री चार्ट में आपको जैसे नीचे की लाइन पे आपका डीबीटी होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, फिर खड़े लाइन पे आपका स्पेसिफिक कुछ डेंसिटी या कुछ है, फिर जो डायगोनल लाइन होती है वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर या समथिंग कुछ होता है, फिर ये जो कर्व टाइप की जो लाइंस आती हैं दैट इज़ ए ह्यूमिडिटी। तो कौन से ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे, कौन से वेट बल्ब टेम्परेचर पे आपकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, तो ग्राफ पे इंटरसेक्शन करके वो पॉइंट ढूंढा जाता है, फिर उस पॉइंट से आपको हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू आपको स्पेसिफिक डेंसिटी, मास डेंसिटी का कैलकुलेशन मिलता है। तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको साइक्रोमेट्री चार्ट पढ़ने आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीसीसी साइकिल जिसको बोलते हैं, इधर वीसीआर बोल लो, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है,
तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में आपने जैसे देखा होगा, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपांशन हो गया, इवोपरेटर हो गया। तो ये 4 कंपोनेंट के हिसाब से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की कंप्लीट साइकिल होती है। तो ये सब बेसिक्स आप पढ़ के रखो, ये आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद सब कूलिंग क्या होता है, ये भी वर्ड आप याद रखो, सब कूलिंग क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के जो चार्ट्स मतलब ये बनते हैं ना, जैसे कि पीएच डायग्राम उनका कैसा रहेगा, टीएच डायग्राम कैसा रहेगा, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा एनालिसिस करने के लिए, आपको काफ़ी काम आएगा। अगर आपको नहीं एनालिसिस करने आएगी तो भी कोई बात नहीं, बट आपको प्रिंसिपल फंडामेंटल पता होना चाहिए। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आएगा आपका डक्ट की डिज़ाइन एंड डक्ट का लेआउटिंग कैसे करना है। क्योंकि आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो रेडी हो गया, टेम्परेचर आरएच आप कंट्रोल कर लेंगे, बट अगर उसकी प्रॉपर डक्टिंग आपने नहीं की, जहाँ से आपका कोल्ड एयर जो फ्लो होना है, तो उसके डक्ट की डिज़ाइन कैसे करते हैं। डक्ट आपकी सर्कुलर रहेगी, स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। डक्ट की डिज़ाइन पे कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, कौन से टाइप का एयर फ्लो आपको रखना है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कैसे डिसाइड करना है, डक्ट का शेप कैसे रखना है। क्योंकि डक्टिंग जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो डक्टिंग होती है, वो पूरा आपका फ्लो थ्रू पाइप्स के प्रिंसिपल पे ही चलेगा, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट आएगा, बर्नौलीज का इक्वेशन भी अप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपका ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको काम आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से डक्ट डिज़ाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट हो जाता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर आप देखने जाओ तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए, तो इनको आप कोशिश करो कि अगर पीडीएफ से डाउनलोड हो करके अगर आप गूगल के थ्रू पढ़ सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड इम्पोर्टेंट। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग जैसे आपने रिसेंटली कंप्लीट की हुई है, अगर लोगों के पास अगर इसकी बुक्स है, जैसे कि आप थर्मल के अगर बुक्स देखने जाएंगे तो थर्मल के लिए बेस्ट बुक मेरे हिसाब से आर.के. राजपूत की है, बट और भी लोगों की आती, पी.के. नाग की भी बुक आती जो कि नेशनल ऑथर हैं। तो इनकी बुकें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए भी पी.के. नाग जी का ही बुक काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। मैंने तो काफ़ी स्टडी की है उनकी बुक की, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आई थिंक पी.एल. बलानी या और कोई एक दो ऑथर है, ऑथर का नाम तो नहीं याद आ रहा। वैसे खुरमी की बुक भी बहुत अच्छी थी फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, आर.एस. खुरमी की बुक। फिर बलानी जी की भी बुक थी, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, अच्छा है। और भी बहुत सारे हैं ऑथर, अच्छे अच्छे ऑथर हैं नेशनल लेवल पर। और फ्लूइड पावर के लिए भी मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मिस्टर पावस्कर करके एक ऑथर थे, उनकी बुक बहुत अच्छी थी फ्लूइड पावर के लिए, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। बट आई डोंट नो कि पावस्कर जी की बुक मिलती भी है कि नहीं, बट आप कोई और भी अच्छे नेशनलाइज ऑथर के पावर ऑफ फ्लूइड पावर का बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूटिलिटी का ओवरऑल ये सब देखने जाए, तो ये सभी सब्जेक्ट्स में जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना, अगर आप ये खाली इतने भी पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ करके अगर उनके प्रिंसिपल, उनके थियरम्स और अगर उनके जो मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं जो उसमें बताए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स, अगर आप इतना दिमाग में अपने सेट कर लेंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। दैट विल बी वेरी गुड थिंग्स टू लर्न। तो आई थिंक अपन ने अच्छा डिस्कशन किया, मतलब सब्जेक्टों के बारे में बताया और उनमें क्या क्या आपको फोकस पॉइंट है वो सभी को आप एक बार रिव्यू करो, पढ़ाई करो उनकी, फिर से वापस स्टडी करो। जो चीज़ ना समझ में आए आप गूगल में जा करके उनके टर्म्स को पढ़ने की कोशिश करें। उसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट्स है या कुछ और उसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप रेस कीजिए स्टेटमेंट, मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगा। इधर आप यूट्यूब में भी क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, वहाँ पे तो मैं आंसर देता ही रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, उसके अलावा कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ें तो मैंने बता दी। हाँ अगर आप, हाँ एक और चीज़, अगर आप जैसे बी मैकेनिकल हैं तो आपके लिए तो बहुत इजी है, आप ये सब चीज़ें पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी में क्या है, कई बार कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी रहती हैं। हालांकि हर एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहते ही रहते हैं, बट अगर आपको भी कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो दैट विल बी वेल एंड गुड कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिन मैकेनिकल इंजीनियर को एज ए यूटिलिटी इंजीनियर अगर बन गए, अगर आपको कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रिकल का नॉलेज लेना है
तो आप इलेक्ट्रिकल का भी कोई अच्छा बुक रेफ़र कर सकते हैं, जो नेशनल ऑथर वगैरह रहते हैं ना, उनकी आप बुक को रेफ़र कर लो। तो एटलीस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर उतना लर्न कर लेंगे तो अच्छा है। अगर नहीं भी है तो आप इंडस्ट्री में जब जॉब करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ रह के आप कुछ चीज़ें अपने आप सीख जाओगे, समझ जाओगे। बट वायदा है कि आपको उनके साथ संलग्न होकर के काम सीखना होगा, समझना होगा, तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं भी हुआ तो कुछ जाना, कोई बिगड़ना नहीं है। बट ये है कि आपको अपने करियर के लिए बूस्टिंग करना है तो कर लो। मैं तो नहीं कभी इंटरेस्ट लिया तो मेरा काम तो चल गया। अभी तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मुझे सिर्फ टीम हैंडल करना है, उनको गाइड करना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोल करना है, और कुछ चीज़ें सीखता भी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, करना चालू रहता है, ठीक है। तो मिला जुला के अच्छा डिस्कशन था, अच्छा शेयरिंग्स था। बस बाकायदा कि आप उन सब चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, और जो मैंने सजेशन आपको दिया है यहाँ पर, उसके हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म फिर से रेडी करो। जो लोग जॉब में बहुत आगे चले गए हैं, तो उनको भी अगर लगता है तो आप फ्लैशबैक में आके इन सब चीज़ों को फिर से आप मेंटली प्रिपेयर करो, पढ़ो, लिखो, और उनको फिर से समझो, अच्छा अच्छा करने के लिए समझो, ठीक है। दैट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, वो भी ज़रा ध्यान रखना रहता है। तो चलिए ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और कुछ अगर अदर क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप पे, इधर यूट्यूब में क्वेश्चन रेज कीजिए, अपन वहाँ पे भी डिस्कशन करके शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट मेरे सभी स्टूडेंट्स, और जो जॉब में है, इधर जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।